स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा और साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट स्वामी ग्रुप तथा पंडित आत्माराम व्यास जन्म जयंती समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में 31वां प्रतिभावन विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा में 75% और उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का रसोई बैंकेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में सम्मान किया गया। श्री शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म, दया और दान हमेशा देने से जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। उन्होंने कहा कि आपने अपनी लगन और प्रतिभा से जो मुकाम हासिल किया है उसे अपने से छोटे विद्यार्थियों को बांटना चाहिए, क्योंकि विद्या जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र व समाज को दी गई सेवा मानव जीवन में उन्नति का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। मुख्य वक्ता, लेखक, मोटिवेटर और उद्योगपति आर.एस. चोयल ने कहा कि मनुष्य में इतनी ताकत है कि वह यदि किसी चीज को सोच ले और अपने अंदर के मन की सुनकर कोई लक्ष्य निर्धारित कर ले तो प्रकृति भी आपके साथ जुड़ जाती है। हम जो भी सोचते हैं वह सब कॉन्शियस माइंड से उसे हकीकत में बदलने में जुड़ जाता है। इसलिए जो भी लक्ष्य निर्धारित करें वह आपके सब कॉन्शियस माइंड आपको पूर्ण करने में पूरी मदद करेगा। हमें अपने राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण करते हुए ऊंचाइयों को छुएं और आने वाले समय में अजमेर के नागरिकों का विकास में अपना सहयोग दें। विशिष्ट अतिथि सुरेश सिंधी ने कहा कि आने वाले समय में पढ़ाई के साथ कंपटीशन की तैयारी भी करते रहें। विशिष्ट अतिथि गिरधर तेजवानी ने कहा कि अपने जीवन में जीत का श्रेय परम पिता परमेश्वर को अवश्य देना चाहिए और अपनी बनाई हुई प्रार्थना के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति करने में आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही मन में धारणा रखनी चाहिए कि जो सोचा है वह पूर्ण होगा। समारोह की अध्यक्षता करते हुए साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी महेश तेजवानी ने कहा कि पिछले 17 वर्षों से चल रहे सेवा यज्ञ में कई विद्यार्थियों ने अजमेर के नाम को ऊंचाइयां दी हैं। आप भी भारत का भविष्य हो और समय आपकी ओर देख रहा है। 12वीं कक्षा के 298 छात्र और छात्राओं ने सम्मान समारोह में रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से टॉप 10 विद्यार्थियों में उर्वशी नैनवानी, करण पिंजानी, रमन बीर सिंह आनंद, दीपक गुरनानी, तन्नू बोरा, हर्षित मटाई, गुण वर्मा, देव पाराशर, नंदिनी बोरा, कशिश नानवानी को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी सम्मान के रूप में नगद राशि, स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और ज्ञानवर्धक पुस्तकों में अजमेर के इतिहास पर लिखित अजमेर एट ए ग्लांस, टिकट बोरा लिखित माँ से प्यारा नाम नहीं कविता संग्रह, पूर्व सांसद औकार सिंह लखावत द्वारा लिखित इंगलाज शक्तिपीठ और बोल सांसद बोल युग चारण बनकर बोल पुस्तकें भेंट की गई और सभी विद्यार्थियों को प्रतिभावन विद्यार्थी सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया और उनके अनुभवों को भी साझा किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती और स्वामी हृदयराम साहिब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। स्वागत भाषण कमल प्रकाश कृष्णानी ने किया और धन्यवाद समाजसेवी और उद्योगपति रामचंद्र गुलबानी व सम्मान समारोह का संचालन हरी चंदनानी ने किया। वो सब बातें हमने महाराज में देखी थी, इसलिए जो जो बोल रहे थे मैं अपने जीवन में अपने गुरु की वो बातें याद कर रहा था। जैसा गिरधर जी ने बोला कि वो एक ऐसे संत थे, आपको शायद नहीं पता, वो जीवन में अपने पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े के अलावा कुछ रखते ही नहीं थे। और दूसरा, जो भी उनके जीवन में तकलीफें आई उन्होंने अपने ऊपर झेल के समाज क्या राष्ट्र को ही उन्होंने अपनी सेवाएं दी। मुझे याद आ रहा था 1985 में जब हमारे महाराज को यूरोलॉजी की तकलीफ हुई तो हमारे महाराज जी को तो बहुत सुविधाएं मिली, क्योंकि हमारे महाराज जी के भगत बहुत थे। तो उस समय हमारे महाराज जी भोपाल में थे। तो जिस डॉक्टर के पास महाराज जी का ऑपरेशन हुआ था उसको बोलते हैं, उसका नाम डॉक्टर सीपी देवानी था और उनको 2 लड़कियां थी,
लड़का तो महाराज जी की कृपा से उनको प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी दोनों लड़कियां भी आज एक अच्छी डॉक्टर है। उनकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर थी और डॉक्टर खुद, जिन्होंने यूरोलॉजी की कैंप शुरू 1985 में भोपाल में शुरुआत की थी। तो महाराज जी ने उस डॉक्टर को कहा कि देवानी, मेरे पास तो इतनी सुविधाएं हैं, मेरे को सब मिला, लेकिन अगर एक आम गरीब आदमी को ये प्रॉब्लम हो तो उसका निराकरण कैसे हो? तो बोले महाराज जी आप बताइए। बोले भाई यूरोलॉजी की कैंप लगाओ। बोले महाराज जी इसमें एक एक ऑपरेशन में बहुत खर्चा आता है। बोले भाई कितना आता है? बोले महाराज जी बहुत सुविधाएं बहुत चाहिए। बोले भाई देने वाला कौन है? बोले महाराज जी देने वाला तो भगवान ही है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है भले हमने अपने परिश्रम से प्राप्त किया है, लेकिन दिया किसने है? भगवान ने। अब मैं दोनों गिरधर जी की बात भी सुनी और चोयल साहब की बात सुनी कि जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है वो ईश्वर ही है, और ईश्वर के पास जो शक्तियां हैं वो आप सबके पास है। जैसे ईश्वर सर्व संपन्न है, वैसे ही आपको भी सर्व संपन्न ही बनाया है। सिर्फ आपको अपनी प्रतिभा निखारनी है। और आप सब लोगों को भी प्रणाम करता हूं। वो इसलिए कि हमें जो करना था वो लगभग हम कर चुके हैं, बाकी का बोनस में चल रहा है। लेकिन आप अभी शुरू हुए हैं, आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। आप भावी पीढ़ी हैं, भावी नागरिक हैं, भावी देश हैं हमारा। आपसे हमें बड़ी उम्मीद है, और खास करके इसलिए उम्मीद है और इसलिए खुशी है कि ये जो समंदर पीछे तक जो बैठा है युवा वर्ग, ये वो ऊर्जावान युवा वर्ग है जो प्रतिभाशाली भी है। इसीलिए हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो आपको एक बार मैं फिर प्रणाम करता हूँ, और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ तो बेसिकली ये कार्यक्रम बहुत कीमती है। कीमती इस अर्थ में कि एक तो जितने हमारे यहाँ साथी आए हैं जिनको सम्मान होना है उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी थोड़ा फास्ट इसको कार्यक्रम को करें। एक तो ये एक मिनट कीमती है। दूसरा ये कीमती इस अर्थ में भी है, आप मेरी बात को गौर से सुनना। हमारे बीच में स्वामी हृदयाराम जी के शिष्य, हो सकता है आपने स्वामी हृदयाराम जी का नाम सुना हो, देखा तो नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने स्वामी हृदयाराम जी को करीब से देखा, मतलब उस जमाने में मैं समझता हूँ राजस्थान या अपन और स्टेट पे भी चले जाएं, उनके मुकाबले का दूसरा संत नहीं था। साधु थे और विद्वान लोग भी थे, लेकिन वैसा संत जिनका डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से था। मतलब आप देखिए जीते जी उन्होंने एक तरह से शरीर जो है उससे अलग हो चुके थे। ऐसे संत के शिष्य हमारे बीच में मौजूद हैं, और आप बाल ब्रह्मचारी हैं, आप उनका तेज देख सकते हैं। यह हमारा गौरव है कि हमारे बीच मौजूद हैं, उनका उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा। इनकी बात को आप हृदय में लेके जाना। मेरा आपसे विशेष निवेदन है, हरिचंदानी जी हर बार कहते हैं कि जब भी ऐसे कार्यक्रम में आए तो वहां आपका सम्मान हो रहा है, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो ले जा रहे हैं, साथ में एक चीज, एक कोई ना कोई उपदेश जरूर ले जाना। तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है, स्वामी जी को आप गौर से सुनना, उसको समझना।
दूसरा, जैसा कि कंवर प्रकाश जी ने बताया, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत, मैं आपको बताऊं, ऐसा आमतौर पे होता है कि जहां लक्ष्मी होती है वहां विद्या कम होती है, और जहां विद्या होती है, सरस्वती होती है, वहां लक्ष्मी कम होती है। लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती का कॉम्बिनेशन विलक्षण है, रेयर केस है राधे चौयल की। मतलब व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डंका बजा रहे हैं, और साथ ही बौद्धिक जो उनका स्तर है कमाल का है। मैंने बहुत नजदीक से देखा है, और वो हमारे सौभाग्य के हमारे वो मुख्य वक्ता भी हैं। और देखो, मैं तो क्या विशेष अतिथि हूँ, ऑर्नामेंटल हूँ, इसीलिए वैसे भी मेरे को ज्यादा बोलने का अधिकार है नहीं, और वैसे भी मैं सुनना चाहूंगा, हम सब लोग सुनना चाहेंगे, आप उनको जरूर गौर से सुनना। मैं आपको बता रहा हूं, आज हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, इससे 10 गुना स्ट्रेंथ को एक साथ संबोधित करते हैं। और मजे की बात यह है कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मोटिवेटर का काम करते हैं, जबकि प्रोफेशन है नहीं। तो इसीलिए मेरा विशेष निवेदन है, इनको जरूर सुनेंगे। हमारे बीच में सेवानिवृत्त जो है आरएएस अधिकारी सुरेश सिंधी जी बड़े मजाकिया अंदाज में आपसे बात करेंगे। उनको बहुत अनुभव है, प्रशासन का बहुत अनुभव है। आप लोगों को आगे जाना भी है, प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं और क्षेत्रों में जा सकते हैं, तो उनको भी बड़े गौर से सुनना। और मैं समझता हूं कि मेरा अधिकार नहीं है कि मैं आपसे ऐसे महान शक्तियों के मतलब होते हुए मैं कुछ बोलूं, लेकिन क्योंकि मुझे मौका मिला है तो थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका देना। और साथियों, आपने देखा होगा कि आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो तैयारी करके जाते हैं, भाई ये क्वेश्चन आए तो मैं ये जवाब लिखूंगा। फिर जब एग्जाम में बैठते हैं तो जो आप सोचा हुआ होता है, आपके दिमाग में भरा हुआ होता है, उस समय भरा हुआ होता है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आने तक। लेकिन जब पेपर देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो वो वैसा नहीं होता जैसा कि आप सोच के आए थे। और जब एग्जाम आपका हो चुका होता है, फिर आप जब घर जाते हैं तो सोचते हैं कि अरे यार, उस क्वेश्चन में तो मेरे को ये लिखना था, उसका आंसर तो मेरे को ये लिखना था। तो 3 तरह के पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक वैसी ही स्थिति मेरी है। मेरे भी 3 भाषण है। एक भाषण तो वो जो कि मैं लिख के लाया था, मतलब जैसे आप लोग कई लोग नोट्स बनाते हैं ना, मैं भी नोट्स बना के लाया। लेकिन यहां जो स्ट्रेंथ देखी और जैसे मानवा देखे, मैंने कहा मेरा बोलने का अधिकार नहीं, शॉर्ट में खत्म करूंगा, मेरे पास बहुत सी बातें हैं बताने को। एक बात सिर्फ आपको बताऊंगा और गौर से सुनना, अटपटी है, मैं पहले कह रहा हूं, बहुत अटपटी है। सिर्फ एक ही बात कहने वाला हूं आपसे, और उसको आप आजमा के देखना। आप लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कौन सी करते हैं? जय जगदीश हरे करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, और भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताइए, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? वो सारी प्रार्थनाएं, चाहे वो संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो, या किसी और भाषा में हो, वो सारी प्रार्थनाएं किन्हीं और लोगों ने बनाई हुई है, हमने नहीं बनाई है। हम तो केवल उसका उच्चारण करते हैं। तो बेसिक बात तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो एक तो उस मंत्र का जो अर्थ है वो हमें पता होना चाहिए पूरा। नहीं तो क्या होगा, आप मंत्र तो बोल रहे हैं जुबान से, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको अर्थ ही पता नहीं है, आप कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। अर्थ यदि आपको पता है तो मंत्र बोलते समय उस पर पूरा ध्यान केंद्रित होना बहुत जरूरी है, तब वो मंत्र काम करेगा। तो ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम जो प्रार्थनाएं करते हैं वो औरों ने बनाई हुई हैं, बेशक वो काम करती हैं। आप तन्मयता से उस मंत्र का उच्चारण कीजिए, निश्चित रूप से फल देगा। लेकिन मैं आपको एक बहुत अनोखी बात बताऊं, और असल में मैंने शायद आप लोगों की उम्र के समय ही उस चीज को जानने की कोशिश की। हुआ ये कि ओशो रजनीश ने की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा कि एक गडरिया जो है वो मतलब जंगल में भेड़ों को चरा रहा था, अनपढ़ गंवार,
और आसमान की तरफ देखकर खुदा से बात कर रहा था, भगवान से बात कर रहा था। अच्छा, उसका दिमाग कितना है? भेड़ों जितना दिमाग उसका। जैसे भेड़ों की जुएं निकालता था, साफ सफाई करता था, तो भगवान से भी ऐसे ही बात करता था। तू इतना दूर है, ये भेड़ तो मेरे पास हैं, तेरी जुएं कौन निकालता होगा? तेरे को कौन नहलाता होगा? आप देखिए बातचीत उसकी किससे हो रही है? खुदा से। उधर से एक मौलवी गुजरते हैं, वो देखते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है। कि जो मेरा जो बड़े स्तर का अनुभव है, मैं उस तरह के अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। आप में से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक, इस हॉल में जो है वो भी और जो इस हॉल में नहीं है वो भी इस प्रक्रिया से गुजरते ही हैं, चाहे उसका ध्यान उनको हो चाहे इसका ध्यान उनको नहीं हो। क्योंकि इंसानी रूप में वो शक्ति हमारे पास हर एक के पास है, और वो है हमारा मस्तिष्क, वो है हमारा ब्रेन। और इस जब ब्रेन की हम बात करते हैं, इस मस्तिष्क की हम बात करते हैं, तो इसके मुख्यतः 3 चरण हम लोग जो है पढ़ते हैं। पहला चेतन मस्तिष्क, जिससे आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दूसरा अवचेतन मस्तिष्क, जो आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को पूरा कर रहा है और आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है, वो आपके कंट्रोल में है और वो आप उसके कंट्रोल में है। और तीसरा है सुपर कॉन्शियस माइंड, जो फिर बात अध्यात्म की आ जाती है। तो मैं आपसे पहले 2 की बात करता हूं। पहले 2 वो जो आपकी एजुकेशन है, जिस चेतन मन से आप पढ़ रहे हैं, उसमें आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये सब आप अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड की कैपेबिलिटीज जो है वो आपके एजुकेशन के प्रयास पर, यानी कि आपके टीचर ने आप पर कितना ध्यान दिया, आपके अभिभावकों ने आप पर कितना ध्यान दिया, आपके दोस्त कैसे हैं, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। अवचेतन मन जो है वो नितांत अलग अलग स्टेजेस में काम करता है। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, आप क्या बातें सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, इससे आपके अवचेतन मन का निर्माण होता है। आप जैसे ही बोलते हैं मैं कलेक्टर बनूंगा, आपके 3 दोस्त बोलते हैं कि जा बन लिया। ये दोनों बातें आपके दिमाग के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करेंगी ये आप तय करते हैं, आपके वो दोस्त तय नहीं करते। जैसे ही उन्होंने बोला बन लिया और आप कहते देख मैं दिखाता हूं तुझे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है, जो आपको एक दिन में तैयार नहीं होती है। उसके लिए आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है। जैसे एक मदारी भालू को नचाता है, वो एक दिन में नहीं नाचता, उसको जंगल से ला करके ट्रेन करना पड़ता है, तब वो नाचता है। हाथी है, इतना ताकतवर है, उसकी रिकंडीशनिंग करके उसको इस लायक बना दिया जाता है कि एक आदमी उसको शहर शहर घुमाता है। अवचेतन मन वो पावरफुल टूल है जिससे आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। अब इस बात पर जिसको शक है उसका शक मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन जिसको इस बात पर विश्वास है उसको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि उसके जीवन में वो जो चाहेगा वही होगा। घटनाओं में थोड़ी उसकी डेंसिटी कम और ज़्यादा हो सकती है, उसका जो टाइम पीरियड है वो जल्दी और देरी हो सकती है आपके विश्वास के अनुरूप। लेकिन मित्रों, ये विश्वास मानिए कि जिस बात पर आप विश्वास करते हैं वो जमीन पर उतरती है। ये ईश्वर ने इतनी अद्भुत शक्ति हमको दी है कि हम खुद को, सामने वाले को, इस समाज को और इस प्रकृति को अपने अनुरूप साध सकते हैं। हमारी साधने की शक्ति कैसी होती है, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी से जब आप पूछते हैं लाइफ में कि आप क्या बनना चाहते हैं, वो आपके सवाल को 2 तरीके से सुनता है। एक वो अपने कानों से सुनता है, एक वो अपने अवचेतन मन से सुनता है। उस बात के जवाब भी वो 2 तरीके से देता है। एक वो जो मुंह से अपनी नॉलेज से बोलता है, दूसरा वो जो अपने अवचेतन मन से बोलता है। अब अगर ये 2 अलग अलग हैं तो आपका जीवन जो है थोड़ा संघर्षमय हो सकता है, क्योंकि आप चाहते कुछ और है, आप करते कुछ और है। यानी कि आप पढ़ साइंस रहे हैं, चाहते आर्ट्स हैं, आप पढ़ आर्ट्स रहे हैं, चाहते कॉमर्स हैं।
यानी कि आप अपना मन चाहा काम, मन चाहा एजुकेशन, मन चाहा जो आपको प्रोफेशन है वो नहीं चुन रहे हैं। तो मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने आप को सुने कि आप चाहते क्या है, और अब इस चाहने में जो आपकी लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस को दूर कर दें। क्योंकि दोस्तों, जब कभी भी आप उस चाहत को पूरा कर लोगे, आपके मन में ये मलाल जरूर आएगा कि मैंने इससे ज़्यादा क्यों नहीं सोचा। और आपको मैं खास बात बता दूं अपने अनुभव से, जिस चीज़ को आप अवचेतन मन में शुरू में अपनी अवधारणा बना लेते हैं, आप उसकी तरफ अग्रसर होते हैं, उसको बाद में और बड़ा करने के लिए बहुत दम लगता है। जैसे अगर किसी आदमी को कहा जाए, जैसे हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है कि ईश्वर प्रसन्न हो गए या राजा प्रसन्न हो गया, या उन्होंने कहा कि मांग तुझे क्या मांगना है, और सामने वाले ने कुछ भी मांग लिया। वो जो अनायास मांगना है, एक्चुअली वही सबकॉन्शियस माइंड से मांगना है। आपने मांगा क्या है, आप चाहते क्या है। जितना बड़े से बड़ा, जितना अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा सा मेरा मतलब कोई बैंक बैलेंस से नहीं है, ऐसा जो आप करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप खुद, आपका परिवार, आपका राष्ट्र शामिल हो, जिसमें खुद के सुख के साथ साथ दूसरों का सुख शामिल हो, ऐसा कुछ बड़ा जब आप मांगते हैं तो प्रकृति आपके साथ जुड़ जाती है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। मेरे जीवन में मैंने सबसे पहले एक किताब पढ़ी थी जो मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे गिफ्ट की थी। उस किताब का नाम था ब्रिंग आउट द मैजिक इन योर माइंड। ब्रिंग आउट द मैजिक इन योर माइंड, यानी कि अपने मस्तिष्क में जादू जगाएं। अब ये किताब हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में अवेलेबल है। उस वक्त वो केवल अंग्रेजी में थी और उस वक्त मेरी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसको मैंने पढ़ा और पढ़ने में एक जगह पर ये चीज़ महसूस हुई कि जब मैं अपने दिमाग से सब चीज़ें कर सकता हूँ तो बाकी सारी चीज़ों को मेरी तरफ आना पड़ेगा। और वहाँ से चाहने की इच्छा शुरू हुई। और विश्वास मानिए दोस्तों इस बात का कि जो जो चीज़ें जैसी जैसी मैं चाहता गया वैसी वैसी वो मेरे साथ होती ही करेगी। अभी अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें, तो एक युवा क्या चाहता है? एक बढ़िया कार, एक बढ़िया घर, सोसाइटी में नाम। एक युवा ये सोचता है कि भाई मेरे पास मर्सिडीज हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, एक बढ़िया कार। आप में से बहुत लोग, अभी मैं जैसे ही पूछूंगा आपकी पसंद की कार क्या है, आप लोग अभी आज की जो मॉडर्न कार्स हैं उनके नाम लेंगे। हम गर्ल्स की बात करेंगे तो उनकी अपनी एक दुनिया है, वो उसमें कुछ बात करेंगे। तो कहने का आशय ये है मेरा यहाँ से कि आप जो कुछ भी मांगते हैं आपको मिलेगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मैं मांगता चला गया अपने सबकॉन्शियस माइंड से और वो मुझे देता चला गया, और ऐसी हैरत अंगेज घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं कि जिसको जो उसका साक्षी वो कहता है ये तो असंभव सा था, लेकिन ये संभव हो गया। इस घटना को मैं बहुत से ज्यादा मंचों पर सुना चुका हूँ, लेकिन ये बहुत अद्भुत घटना है। लेकिन मैं आपको आज एक नई घटना सुनाता हूँ जो कमल जी ने भी नहीं सुनी होगी। कमल जी मेरे मित्र हैं, मेरे हर अनुभव को जानते हैं। मैं अभी अपने उम्र के जिस पड़ाव में, उस पड़ाव के अंदर एक सोच बन जाती है कि अब हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन हम लोग ब्लेस्ड रहे हैं कि हम लोग यंग एज से इस बारे में सोचते रहे हैं। जैसा कि कमल जी ने बताया कि 96 में भी हम लोग जो है सेवा कार्य में जुड़े हुए थे। तो मन में एक इच्छा रही कि मैं अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने व्यवसाय को इस तरीके का बना दूं कि वो जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और उससे मुझे इनकम मिलती रहे, और उस इनकम से मैं दुनिया घूमता रहूं और मैं लोगों को मोटिवेट करता रहूं, मैं राष्ट्र की सेवा करता रहूं और मैं कृष्ण भक्ति करता रहूं। अब जब भी मैं ये बात करता हूं वो मुझसे पूछा जाता है मेरे इष्ट मित्रों द्वारा कि वो समय क्या है। तो जब तक हम स्मार्ट गोल नहीं बनाते तब तक चीज़ें काम नहीं करती। तो मैंने उसके लिए समय बनाया 2025 यानी 2025, 3 साल बाद आने वाला है। अभी हर कोई ये पूछता है कि तुम बिजनेस में इतने इन्वॉल्व हो, तुम इसको मैनेज कैसे करोगे। अब यहां पर वो जादू जागता है कि मुझे पता है कि मैं जिस चीज को शिद्दत से चाहता हूं, नेचर उस चीज को ला करके मेरे सामने खड़ी कर देती है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड का जादू है। और फिर ये घटना कैसे घटी, ये सब चीज कैसे मेरे सामने आई, बस उस चीज को मैं आपके सामने रख के अपनी बात को खत्म करूंगा, और उससे आप अपनी बात से जोड़ लीजिए कि कुछ भी हो सकता है।
मैंने बहुत सारी ऐसी असंभव सी घटनाओं को होते हुए देखा है इस फॉर्मूले से। अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज में जाता है, जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हजारों का सिलेक्शन होता है, देखने का नजरिया, लाखों लोग रिजेक्ट होते हैं, इसको हम देखते हैं, या हजारों का सिलेक्शन होता है, इसको हम देखते हैं कि हमारा नजरिया है। हजारों का सिलेक्शन होता है, हमारा भी हो जाएगा। सैकड़ों लोग फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट में करते हैं, हमारा भी हो जाएगा, ये नजरिया है। लोग 4 बार के बाद भी नहीं कर पाते, ये भी हमारा नजरिया है। तो नजरिया उस जगह पर ले जाता है। अब जबकि ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि 2025 में मैं अपने आप को समाज सेवा में और राष्ट्र सेवा में लगाना चाहता हूं। मैं शब्द काम में ले रहा हूं, राष्ट्र सेवा। गौर करिएगा, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में थोड़ा सा फर्क है, दोनों सिनोनिम्स, आगे जाकर के एक हो जाते हैं। अब ये राष्ट्र सेवा का जो गाना मैं अपने दिमाग में गाता रहा हूं, अचानक से मुझे इसका मौका मिलता है। मौका कैसे मिलता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको जो नहीं दिख रहा होता है उसके नजदीक इतने हैरत अंगेज तरीके से ले जाता है कि आपको लगता है अच्छा ये इतना आसान था क्या, पूरा प्रोसेस लगता है उसके पीछे, लेकिन आपको लगता फिर ऐसा ही है। तो घटना कुछ यूं घटी कि मेरे पास, मैं लघु उद्योग भारती का भी मेंबर हूं, जो एक औद्योगिक संगठन है, उसका मार्गदर्शक हूं मैं एक्चुअली, अजमेर के उस ब्रांच का। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक अभियान शुरू हो रहा है जिसका नाम है भारत स्वावलंबी अभियान, इसमें हम आपका नाम अजमेर से देना चाहते हैं। मैंने क्या होगा इसमें? बोले इसमें युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, रोजगार के अवसर बनाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें 3 मुख्य उद्देश्य हैं। उद्देश्य देखिए, भारत को 5-10 ट्रिलियन नहीं 30 ट्रिलियन की हम लोग इकोनॉमी बनाएंगे। ये जो कार्यक्रम प्रारंभ करने की जो परिकल्पना थी, मन में इच्छा थी, वो कहीं ना कहीं हरिचंदानी जी के मन में ही थी। हमेशा उनके मन में रहती थी कि जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे पढ़ने के बाद उनको यदि प्रॉपर तरीके का सम्मान मिलता है तो निश्चित रूप से उसकी दिशा आगे की तरफ बढ़ती है। ऐसा सोचने वाले मैं हरिचंदानी जी को सबसे पहले नमन करता हूं। जब इस परिकल्पना 16 वर्ष पूर्व 17वें वर्ष जब ये प्रारंभ मन में सोची थी, उस वर्ष हम लोगों ने साईं बाबा मंदिर जो अजमेर के अंदर सेवा की कई गतिविधियों को जोड़कर चल रहा था, ऐसे ट्रस्टी महेश तेजवानी जी से हमने निवेदन किया कि महेश जी हम ये इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहते हैं, परंतु हमारे पास में कोई बैनर नहीं है। हम आप ही के बैनर के जरिए, क्योंकि निश्चित रूप से साईं बाबा सबके हैं, तो इस बैनर के जरिए से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहते हैं। परंतु सरल मन से जिस तरीके से महेश जी ने इसकी स्वीकारिता दी, और निश्चित रूप से उस वजह से आज ये 31वां वर्ष में हम 2 कार्यक्रम सम्मान के समारोह करते हैं। एक 12वीं कक्षा का करते हैं, एक 10वीं कक्षा करते हैं। 12वीं कक्षा का इस वर्ष के अंदर आज है, और 10वीं क्लास का जो सम्मान है वो 7 तारीख को है। तो ये कार्यक्रम के लिए सोचा हम लोगों ने उन्होंने किया, और आज ये 31वां कार्यक्रम संपादित होने जा रहा है। इसके लिए ये सारे बच्चे, यदि आप लोग नहीं होते तो ये कभी भी सम्मान का समारोह नहीं हो सकता था। निश्चित रूप से जो हरिचंदानी जी के मन में प्रेरणा थी, महेश जी के मन में तमन्ना थी, मेरे मन में तमन्ना थी कि निश्चित रूप से बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ आगे बढ़ना चाहिए। परंतु मन में प्रेरणा कहाँ से आई? वो प्रेरणा आई स्वामी हृदयराम जी के उन शब्दों की वजह से, जिसकी वजह से हमने अपने जीवन को उसको ध्येय मान लिया। स्वामी जी बोलते थे कि बूढ़ा बच्चा और बीमार, बूढ़ा बच्चा और बीमार है परमेश्वर के याद, करें भावना से सेवा इनकी, करें भावना से सेवा इनकी, पाएंगे लोक परलोक में सुख पाए। जो स्वामी जी का ये हनुमान ये पुष्कर प्रसाद था, वो निश्चित रूप से हमने उसको स्वीकार करके सब चीजों को आगे बढ़ाया। स्वामी जी 2006 में हम लोगों को छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए। इंडस्ट्रियलिस्ट, लेखक और मोटिवेटर, ऐसा यदि कॉम्बिनेशन होता है तो वो RS जैन साहब का होता है। निश्चित रूप से मैं उनको प्रणाम करता हूं। किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए यदि एक दिशा में सोचा जाए कि बच्चे सिर्फ
इंडस्ट्री लगाएंगे, ये चीज नहीं होती है। कहीं ना कहीं उन बच्चों को आरएस की पढ़ाई भी करनी पड़ती है, उन बच्चों को कई सारे कॉम्पिटिशन्स का भी की तरफ भी बढ़ना पड़ता है। तो उन सारे कॉम्पिटिशन्स को किस तरीके से फाइट किया जाए, क्या छोटी छोटी हिडन प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमारे साथ में सुरेश सिंधी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो पूर्व में कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में यहाँ अजमेर से आप रिटायर हुए हैं। परंतु सबसे बड़ी चीज जो एक आशीर्वाद चाहिए होता है, एक सजग तरीके से आशीर्वाद यदि किसी का चाहिए तो कहीं ना कहीं बड़ों को गाइडलाइन लेके करना पड़ता है। तो उन सब चीजों के अंदर हमारे साथ में रामचंद्र जी साईं बाबा मंदिर में निश्चित रूप से सेवाएं देते हैं, परंतु उनका गुड विशेष हमेशा कहते हैं नहीं बेटा आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हमेशा एक ही आशीष देने वाले हमारे साथ में रामचंद्र जी गुलाबानी साहब हमारे साथ में मौजूद है। पत्रकारिता की दुनिया के अंदर 2003 के अंदर में आया, निश्चित रूप से आने का कोई अन्य कारण थे, इस कारण से नहीं आया, परंतु आया था। परंतु भास्कर के बड़े उच्च पद पे बैठे हुए गिरधर तेजवानी जी जब पत्रकारिता के क्षेत्र में कर रहे थे कार्य, मेरे सिर्फ उनसे जान पे जानती, सिर्फ एक वर्क था। परंतु एक दौर आया ऐसा जब चेटीचंड के महोत्सव होते थे और सिंधु जागृति मंच के नाम से एक बड़ा मंच अजमेर के अंदर तैयार हो रहा था, तो एक ऐसा बहुमुखी सोच का व्यक्ति निश्चित रूप से गिरधर तेजवानी जी, जिन्होंने 2008 के लेके आज तक सतत रूप से साथ में जुड़कर, मतलब मन में हमेशा एक आशीष देते, क्योंकि मेरे बड़े हैं, आशीष देते हुए आपने सब कुछ किया है। प्रकाश जेठा जी, वाधवानी जी, बम्बानी साहब, कमल जी, ओम जी, वरनानी साहब, दादाजन और सारे बच्चों और कई सारे यहाँ पर लोग हैं, अपने सुनील जी के परिवार से भी हमारे साथ में, यहाँ पर मोतियानी जी के परिवार से भी हैं, उनके बच्चे भी उच्च श्रेणी के अंदर आए हैं और कई सारे पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं। मैंने ये परिचय आप लोगों को इसलिए कराया कि ये जो व्रत इस समय मंच है, ये मंच सिर्फ आप लोगों का समय व्यतीत करने के लिए नहीं है, ये अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना। इनमें से जो भी लोग आपको उद्बोधन देने वाले हैं, उनको यदि आपने मन मस्तिष्क में बिठा लिया। मित्रों, साथियों, आज का ये कार्यक्रम आपकी मेहनत के लिए एक छोटा सा सम्मान, आपको एक छोटा सा पुरस्कार, जिसका उद्देश्य आपको प्रेरणा देना है कि आगे भी इसी तरह बढ़ना है और पढ़ाई करनी है और टफ कंपटीशन के माहौल में आपको बिल्कुल भी लापरवाही और सुस्ती नहीं करनी है, वरना तो जो हाल है, जिनके परसेंटेज कम आती है, जो कम पढ़े लिखे हैं उनमें और जो आगे बढ़ गए उनमें कितना अंतर है, ये आप लोग पढ़ते रहते होंगे कि अच्छे बच्चे को कितना पैकेज मिला और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में अगर हम कहीं काम करने जाते हैं, छोटी मोटी नौकरी करने जाते हैं, तो उसमें कितनी तकलीफ है। आज के कार्यक्रम में मैं यही चाहूँगा कि हम लोग जो हमारे साथ चोयल साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इन्होंने इस मामले में, इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, बुक्स लिखी हैं, पूरा देश घूमे हैं। मैंने प्रशासनिक नौकरी की है और प्रशासनिक नौकरी अनुभव की चीज़ है। जब हमारे सामने कोई भी समस्या आए, कोई भी घटना हो, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, कुछ सुधार करने हो, कुछ अच्छा करना हो, कुछ सख्ती करनी हो, तब कर सकते हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि हम चोयल साहब को सुने विस्तार से, जो हमारे जीवन में आपके आगे काम आएगा और आशीर्वाद के रूप में हमारे यहाँ संत विराजे हैं, उनका आशीर्वाद हम लें ताकि जीवन में आगे बढ़ें। प्रशासनिक सेवाओं के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक सेवाओं में हमें ग्रेजुएशन से ही सचेत होना पड़ेगा। जो ही हम कॉलेज में जाएंगे, आप सब लोग चूँकि 12th पास कर चुके हैं, कॉलेज में जाएंगे तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में ध्यान देना होगा, इससे ताकि आप जिस दिन ग्रेजुएट हो जाएं उसी दिन तक आपको कॉम्पिटिटिव फील्ड का भी अनुभव हो जाए। आप बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं
और बहुत सारे सेक्टर हैं। जो लोग कंप्यूटर पढ़े लिखे हैं या जो मेडिकल लाइन में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, उनके लिए सबके लिए अलग अलग स्कोप है। पर प्रशासनिक सेवाओं का जो आनंद है वो किसी में भी नहीं है। बैंक में अफसर बन जाते हैं, अच्छी बात है, वाधवानी साहब नाराज हो जाएंगे। लेकिन जो विस्तार है अजमेर शहर में, अजमेर ज़िले में काफ़ी सारे बैंक हैं, काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन कलेक्टर एक ही है। और कलेक्टर का कभी बंगला भी देखिए, अंदर शायद नहीं जाने देंगे पर बाहर से ही आइडिया हो जाएगा। तो प्रशासनिक सेवाओं के जो अलग अंदाज हैं, इसमें वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। आपको दूसरा राज्य भी आवंटित हो सकता है। सिर्फ 5-10% लोगों को ही राजस्थान मिलेगा, बाकी ऑल इंडिया घूमना है। ऑल इंडिया का अलग आनंद है, पूरे ज़िले के साथ काम करने का अलग आनंद है। बैंक में एक लिमिटेड होता है, इंजीनियरिंग में, प्राइवेट कंपनी में हमारा काम बड़ा लिमिटेड होता है। हालांकि बैंक वाले काम बहुत ज़्यादा करते हैं, 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, लेकिन बस पैसे जमा करना और निकालना, लोन देना और लोन लेना। प्रशासन में अभी कलेक्टर के पास कम से कम 200 योजनाएं हैं और 26 लाख की जनसंख्या तो पिछली जनगणना की है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी से लेकर प्रत्येक व्यक्ति को कवर करना प्रशासनिक सेवाओं में आता है। इसमें पुलिस की सेवाओं में भी हमें आनंद आ सकता है। पुलिस में जाएं तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। न्यायिक व्यवस्था में जाएं, जज बनना चाहें, उसके लिए LLB करके जा सकते हैं। तो बहुत सारे फील्ड हैं। अभी आपको अपनी इच्छा अनुसार, हालांकि हमें बताया जाता है कि साइंस लेनी चाहिए या कॉमर्स लेनी चाहिए, मैं कहता हूँ कुछ भी ले लो, कुछ भी। बैंक में मैंने नौकरी की, उसके बाद में कॉलेज में प्रोफेसर रहा। तो बैंक में हम 3 लोग थे और बड़ा हम रोज़ाना हंसते थे। एक कॉमर्स वाला था, एक साइंस वाला था, मैं आर्ट्स वाला था। तो वहाँ जाके महसूस किया कि जो कॉमर्स वाला 3 साल से धोनी रमा रहा था, उसका कोई मतलब ही नहीं था। डेबिट क्रेडिट करना, जमा निकालना, हम एक दिन में लगभग सारी चीज़ें सीख गए। ये डेबिट होता है, कोई पैसे निकलवा रहा है, ये डेबिट है, जमा करवा रहा है, ये क्रेडिट है, बस इतना सही। बाकी नोट गिनने की प्रैक्टिस करनी थी, मशीन थी नहीं। तो आर्ट, साइंस और कॉमर्स का मेरी जानकारी अनुसार सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए ठीक है, मेडिकल साइंस चाहिए, और इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग पढ़ना ज़रूरी है। बाकी प्रशासनिक सेवाओं में, बैंक्स में और किसी भी क्षेत्र में जो 90% फील्ड है, मूलतः मेडिकल के अलावा और इंजीनियरिंग के अलावा, उसमें कुछ भी ले सकते हैं, कोई से भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, आनंददायक हैं। बस अखबार और जनरल नॉलेज, जनरल इंफॉर्मेशन के प्रति ध्यान रखना है। चारों तरफ की सूचनाएं, हर तरफ की चीज़ें हमें जानकारी में रखनी है। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।